नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल लॉ रिलेटेड पर। जो भी अभ्यर्थी आरजीएस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हम आज राजस्थान लैंड रेवेन्यू एक्ट 1956 की सीरीज शुरू कर रहे हैं, जिसमें आज हम सेक्शन 1 to 14 को पढ़ेंगे। तो सेक्शन 1 की बात करें तो ये टाइटल, एक्सटेंड और कमेंसमेंट की बात करता है। तो इसका टाइटल है वो राजस्थान लैंड रेवेन्यू एक्ट 1956 से रहेगा और ये पूरे इंटायर स्टेट ऑफ राजस्थान में अप्लाई होगा और इसके एनफोर्समेंट डेट है वो 1 जुलाई 1956 है। तो इस एक्ट का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो कंसोलिडेट एंड अमेंड लॉ रिलेटेड टू लैंड रेवेन्यू, और ये रेवेन्यू कोर्ट्स, ऑफिसर्स और विलेज सर्वेंट्स को भी कवर करता है। और इसके प्रोविज़न है वो लैंड रिकॉर्ड, सेटलमेंट, पार्टीशन, कलेक्शन एट्सेट्रा को डील करते हैं। तो की डेफिनेशन की बात करें तो सेक्शन 3(1) है, उसमें सबसे पहले आती है लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर की डेफिनेशन। लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर का मतलब होगा कलेक्टर, और इसमें इंक्लूड होगा एडिशनल लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर और असिस्टेंट लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर। ये क्वेश्चन आपको प्री के एग्जाम में पूछा जा सकता है। सेकंड डेफिनेशन है नाजुल लैंड। नाजुल लैंड क्या होती है कि ऐसी कोई आबादी लैंड, आबादी लैंड मतलब रेजिडेंशियल जो एरिया होता है रहने के लिए, और ऐसी लैंड कहाँ पे होनी चाहिए? म्यूनसिपैलिटी, पंचायत सर्किल, या कोई टाउन, या कोई सिटी और विलेज, इसके अंडर में जो आबादी लैंड होती है उसको नाजुल लैंड बोला जाता है। और ये ऐसी लैंड होती है वो स्टेट गवर्नमेंट में वेस्ट करती है, यानी कि इसके ओनर होते हैं वो स्टेट गवर्नमेंट रहेगी। दो इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है, इनके अलावा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है प्री और मेंस के हिसाब से। इसके सेक्शन 4 to 14 है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले सेक्शन 4 and 5 को पढ़ लेते हैं, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन और टेन्योर, बोर्ड के कॉन्स्टिट्यूशन और टेन्योर के बारे में डील करता है। सेक्शन 4 बताता है कि बोर्ड में कौन कौन होगा। तो स्टेट गवर्नमेंट है वो एक बोर्ड ऑफ रेवेन्यू राजस्थान के लिए कॉन्स्टिट्यूट करेगी, जिसके अंदर एक चेयरमैन होगा और कम से कम 3 और ज़्यादा से ज़्यादा 20 मेंबर इसके अंदर हो सकते हैं। और जो सेक्शन 5 है वो इनके टेन्योर की बात करता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है कि इनका टेन्योर है वो फिक्स नहीं होता है। दे वर्क एट द प्लेजर ऑफ द गवर्नर, और गवर्नर है वो कभी भी डिसिप्लिन या अकाउंटेबिलिटी के ग्राउंड पे इनको रिमूव कर सकता है। सेक्शन 6 है वो प्लेस ऑफ सीटिंग के बारे में बात करता है, जो बताता है कि ऑफिशियल सीटिंग है बोर्ड की वो अजमेर में रहेगी। और इसमें एक फ्लेक्सिबिलिटी क्लॉज भी दिया गया है कि अगर स्टेट गवर्नमेंट लिटिगेंट्स की कन्वीनियंस के लिए चाहे तो बोर्ड की सीटिंग है वो पूरे स्टेट में, राजस्थान में कई दूसरे प्लेस पे भी होल्ड कर सकते हैं ये अपनी सीटिंग। और सेक्शन 7 है वो मिनिस्ट्रियल ऑफिसर्स के बारे में बात करते हैं कि बोर्ड के अंदर है वो रजिस्ट्रार और अदर मिनिस्ट्रियल ऑफिसर्स होंगे, जितनी भी ज़रूरत है वो इसके अंदर रहेंगे। पावर ऑफ बोर्ड की बात करें तो सेक्शन 8 बोलता है कि बोर्ड है वो हाईएस्ट रेवेन्यू कोर्ट है, किस चीज़ के लिए? अपील, रिवीजन और रेफरेंस के लिए। तो राजस्थान में जितनी भी अपील, रिवीजन और रेफरेंस की हाईएस्ट जो बॉडी है वो बोर्ड रहेगी। और यदि कोई ऐसा डिस्प्यूट आता है जिसमें सिविल और रेवेन्यू कोर्ट के जुरिस्डिक्शन के रिगार्डिंग कोई डिस्प्यूट है, तो इस रिगार्डिंग में जो हाई कोर्ट का डिसीजन है वो फाइनल होगा और वो सभी कोर्ट्स पे बाइंडिंग रहेगा, इंक्लूडिंग दी बोर्ड। जो स्टेट गवर्नमेंट है वो बोर्ड को एडिशनल पावर और ड्यूटीज भी दे सकती है, और ऐसी पावर और ड्यूटी है वो एनी अदर लॉ के द्वारा भी बोर्ड को दी जा सकती है। जो बोर्ड है वो जनरल सुपरविजन और कंट्रोल एक्सरसाइज करेगा किसके ऊपर? जितने भी रेवेन्यू कोर्ट्स हैं और जितने भी रेवेन्यू ऑफिसर्स हैं उनके ऊपर बोर्ड का जनरल सुपरविजन और कंट्रोल रहेगा। तो ऐसे जो रेवेन्यू कोर्ट्स और ऑफिसर हैं वो बोर्ड के सबऑर्डिनेट रहेंगे। और सेक्शन 10 है वो जुरिस्डिक्शन के बारे में बात करता है बोर्ड के, कि जो बोर्ड का जो जुरिस्डिक्शन है वो चेयरमैन के द्वारा भी एक्सरसाइज किया जा सकता है, सिंगल मेंबर होता है बोर्ड का उसके द्वारा भी एक्सरसाइज किया जा सकता है, या दो से ज़्यादा के जो मेंबर की बेंच होगी उनके द्वारा भी ये पावर्स बोर्ड की है वो एक्सरसाइज की जा सकती है। अगर कोई पार्टी है
वो सिंगल मेंबर के डिसीजन से सहमत नहीं है, अग्रीव्ड है, तो वो एक स्पेशल अपील है, वो बेंच के सामने, जिस बेंच में 2 या 2 से ज़्यादा मेंबर होंगे उसके सामने 1 महीने के अंदर अपनी स्पेशल अपील फाइल कर सकती है। अगर चेयरमैन या किसी मेंबर को जो सिंगली अपनी पावर यूज कर रहे हैं, तो उनको सामने कोई अगर कोई लीगल या कस्टम का क्वेश्चन आता है तो वो ऐसे क्वेश्चन को राइटिंग में बेंच के सामने भेज सकते हैं, और जो बेंच का जो डिसीजन होगा उस इश्यू के ऊपर वो बाइंडिंग रहेगा और उस हिसाब से ही केस को डिस्पोज ऑफ किया जाएगा। और सेक्शन 12 में है वो पावर दी गई है कोई क्वेश्चन रेफ़र करने के लिए हाई कोर्ट को। तो हाई कोर्ट को आप बेंच है वो कब क्वेश्चन रेफ़र कर सकती है कि अगर कोई ऐसा क्वेश्चन अराइज होता है जो कि पब्लिक इम्पोर्टेंस का है और हाई कोर्ट की ओपिनियन ज़रूरी है, तो बेंच है वो ऐसे क्वेश्चन को हाई कोर्ट को रेफ़र कर सकती है। और हाई कोर्ट है वो सुनवाई करके और अपना ओपिनियन है वो रिकॉर्ड करके इस क्वेश्चन पे उसका हाई कोर्ट का क्या ओपिनियन है वो रिकॉर्ड करके और जो बेंच को भेज सकती है, और बेंच है वो हाई कोर्ट के ओपिनियन के अकॉर्डिंग इस केस को डिस्पोज ऑफ करेगी। सेक्शन 13 है वो डील करता है कि अगर मेंबर्स के बीच में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है तो क्या होगा। तो अगर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है तो मेजॉरिटी जो मेंबर्स की रहेगी उसके हिसाब से डिसीजन प्रिवेल करेगा, और अगर मेंबर्स इक्वली डिवाइड हो जाते हैं तो वो उसको अदर मेंबर्स को रेफ़र कर दिया जाएगा। तो फाइनल डिसीजन है वो मेजॉरिटी के हिसाब से डिसाइड किया जाएगा। सेक्शन 14 है वो रजिस्टर्स की रिगार्डिंग डील करता है कि बोर्ड है वो जो रिक्वायर्ड रजिस्टर बुक्स और अकाउंट्स है वो मेंटेन करेंगे। जो भी बोर्ड के जो ट्रांजैक्शन है तो उनके लिए जो भी स्टेट गवर्नमेंट ने रजिस्टर प्रोवाइड कराए हैं वो उनको मेंटेन करने पड़ेंगे। तो ये थे रेवेन्यू एक्ट, तो ये थे राजस्थान लैंड रेवेन्यू एक्ट के सेक्शन 1 to 14। इसके आगे के पार्ट है वो भी अपलोड किए जाएंगे। मैंने कोशिश की है कि आपको कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा समझा पाऊँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।